तो अब हम शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण पर मैं आपको ले आऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो हम चर्चा कर रहे थे द्विघात बहुपद, तो उसका उदाहरण जैसे लिया था हमने, ये लिया था, ठीक है। अब आप कहेंगे कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है। तो ये तो क्या है, द्विघात बहुपद, और आपने देखा होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालते समय हम गुणनखंड करने के पश्चात उन गुणनखंडों को बराबर जीरो के रखते थे और उसके पश्चात सॉरी हम उसके शून्यांक ज्ञात करते थे। अब देखिए जैसे ये द्विघात बहुपद है और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं एफ एक्स बराबर जीरो, अर्थात एफ एक्स की जगह इस मान को रख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद में तो बराबर जीरो होता नहीं है, और अगर किसी बहुपद के आगे हम बराबर जीरो रख दें तो उसी को क्या बोलेंगे हम, समीकरण। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। तो बहुत माइनर अंतर है, ये क्या है, द्विघात बहुपद, और बराबर जीरो जैसे ही मैं लिखूंगा तो द्विघात बहुपद किस में बदल जाएगा, द्विघात समीकरण में। तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करना आपको सिखाऊंगा कि कैसे पता लगे कि कोई जो व्यंजक दिया हुआ है वह द्विघात व्यंजक है या नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर x माइनस 5 और x माइनस 2 प्लस 10। अब कोई आपसे पूछे कि ये द्विघात व्यंजक समीकरण है या नहीं, तो सबसे पहले ध्यान दे लेना इस बात को कि आप इनको गुणा करके देख लें। तो इनका गुणा करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से x और यहाँ से 2x प्लस 3x और 2 1 2, यहाँ से गुणा कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 2x, तो माइनस के 7x, ये 10 हो जाएंगे और प्लस 10। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज कैंसिल विद एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रह क्या जाएगा, ये 3x, इधर को ये 7x आ जाएंगे तो 10x बराबर 20 और ये 2 इधर को आ जाएंगे तो माइनस के, इसका मतलब 18, ये रह गया। ये तो द्विघात नहीं है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, पहले जो पहला पद है वो एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, फिर एक्स की पद होना चाहिए और फिर एक अचर पद होना चाहिए। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ऐसे कोई आवश्यकता भी नहीं है कि साहब बीच वाला पद एक्स ना एक्स स्क्वायर का और फिर एक्स की घात 1 का हो, ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी द्विघात समीकरण है, बराबर जीरो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आप गुणा करके के बाद देख लें अच्छी तरह से कि एक्स स्क्वायर वाला पद उसमें अवश्य होना चाहिए और बराबर जीरो भी होना चाहिए, तभी वह द्विघात समीकरण माना जाएगा। अब मैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना आपको सिखाऊंगा। इसके लिए कई विधियां हैं आपके कोर्स में। सबसे सुगम जो विधि है कि आप गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब मूल क्या है, अब आप ये पूछना चाहोगे कि मूल होता क्या है। किसी द्विघात समीकरण के वे सभी मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करें उसके मूल कहलाते हैं। अच्छा होगा कि मैं उदाहरण लेकर आपको समझाऊं, तो पेश है आपके सामने उदाहरण। तो देखिए एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और लिखना पड़ेगा। ठीक है, के मूल मुझे ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर दें। तो गुणनखंड विधि मैं आपको बता रहा हूं, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब पहले का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 10 है माइनस। ठीक है, तो माइनस 10 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनका योग या व्यवकलन माइनस 3 हो। तो आपको पता ही है 5 और 2, तो 5 भाई देखिए 10 के दो टुकड़े क्या हुए, 5 और 2। अब जो बीच वाले
संख्या है ना -3x, तो ये माइनस का जो चिन्ह है तो इसलिए बड़ी संख्या पर वही चिन्ह होगा जो बीच में है, तो माइनस के 5 होंगे प्लस के 2 होंगे, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बना लिए, पहले कॉमन x, तो x माइनस 5 यहाँ से प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब देखिए x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है भाई। अब केस फर्स्ट या स्थिति एक क्या बनेगी कि यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो उस स्थिति में x का मान क्या आ जाएगा भाई 5, ऐसे ही ना भाई। ये दो कोष्टक जो गुणा में है उनका मान क्या है 0 के बराबर है, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, और गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब इनमें से एक कोष्टक कम से कम 0 के बराबर हो। तो पहले मान लेता हूं कि यदि ये कोष्टक 0 के बराबर है तो 0 कब होगा जब x के स्थान पे क्या होगा 5, तभी तो 5 माइनस 5 बराबर 0 आएगा। और केस सेकंड, यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तब क्या होता भाई, x के स्थान पर क्या होना चाहिए था -2, 2 को इधर पक्षांतरित कर दीजिए। इसका मतलब मेरे पास x के दो मान आए, x के मान कितने आए 5 या -2, तो ये दोनों मान इस समीकरण के मूल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस समीकरण में यदि x का मान 5 रखूं तब भी मान 0 के बराबर आएगा, और x का मान अगर -2 रखूं तब भी मान 0 के बराबर आएगा। आप करके देख लीजिए, x बराबर 5, जैसे ये था हमारा समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। रख के देख लीजिए बराबर 0 आएगा। x बराबर 5 रखिए तो देखिए 5 का वर्ग माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10, ठीक है, बराबर 0 आना ही पड़ेगा। तो देखो 25 माइनस 15 माइनस 10 बराबर 0 आ गया ना, 25 प्लस के 25 माइनस के। इसका मतलब x का जो मान 5 है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका क्या है रूट, मूल। अंग्रेजी में रूट बोलते हैं, हिंदी में मूल बोलते हैं। इसी तरह आप -2 रख कर देख लीजिए, -2 रख कर देखेंगे, जैसे दूसरा मूल क्या था -2, तो -2 को भी इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए -2 का वर्ग -3 इंटू -2 माइनस 10 बराबर 0 आना चाहिए। तो देखिए 4, ये कितना हो गया प्लस के 6 माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए प्लस की संख्या 10 माइनस की संख्या 10, तो ऑटोमेटिक दोनों साइड बराबर आ गई ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो हमने मान निकाले थे 5 और -2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, और ये इस समीकरण के मूल हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे ये सवाल होता x बटे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x बराबर 34 बटे 15। ठीक है भाई। तो अब ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिए, आप LHS को सरल कर लीजिए। और LHS को सरल कैसे करूं भाई मैं, कि लघुत्तम लेना पड़ेगा। LCM क्या आ गया x इंटू एक्स प्लस 1। तो अब देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1, तो x और x ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब x प्लस 1 का गुणा x प्लस 1 से करना पड़ेगा क्योंकि x इज कैंसिल विद x, तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 34 बटे 15। तो आप देखिए भाई सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बीच में इनके गुणा का दुगना 2x प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 1 बटे इसका भी गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 34 बटे 15। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 34 बटे 15। ठीक है भाई। अब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, बज गुणा। तो देखिए 34 का गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, ठीक है,
और 15 का गुणा इस पूरी संख्या से करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब मैं गुणा को इधर लिख लेता हूं। तो देखिए 34x² प्लस 34x बराबर 15 दूनी 30, 30x² प्लस 30x प्लस 15। ठीक है, 30x² प्लस 30x प्लस 15। अब पक्षांतरण करके सारी संख्याओं को एक साइड में ले आइए और बराबर 0, क्योंकि तभी तो वो द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। तो अब मैं इनको पक्षांतरित करता हूं। देखिए 34x², x² की संख्या इसके पास लेके आइए माइनस। ठीक है, फिर 34x, 30 को उठा के इधर लेके आइए तो माइनस 30x, और 15 को भी पक्षांतरित करके बराबर के निशान के इधर की ओर लाएंगे तो माइनस 15 बराबर 0। तो अब ये क्या परिवर्तित रूप आया भाई, 4x² प्लस 34 से 30 गए तो 4x माइनस 15 बराबर 0। अब कैसे करते हैं भाई, x² का गुणांक क्या है, आप देखिए 4, अचर पद क्या है माइनस 15, गुणा क्या आया इनका माइनस 60। अब आपको 60 के ऐसे दो टुकड़े करने माइनस है ना, जिनका योग या व्यवकलन प्लस 4 होता हो। तो इसके 10 सिक्की। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि प्लस का चिन्ह क्योंकि मध्य में है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी, दूसरी किसकी होगी माइनस की। यह बात ध्यान रखना है कि जो संख्या जिस चिन्ह की होती है बीच वाली बड़ी संख्या उसी चिन्ह वाली होती है। तो 10 और 6 इसके दो टुकड़े आए तो 10 प्लस का आएगा, माइनस के 6 आएंगे। तो देखिए 4x² प्लस 10x और माइनस के 6x। अब 10x से 6x घटा लीजिए, 4x आ गए ना भाई, माइनस के 15 और बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बनाकर आप देखिए इसमें कॉमन अधिकतम आप देख ही रहे हैं 2x आ रहा है, तो यहां से 2x प्लस 5 और यहां से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 5 बराबर 0। ध्यान रखें ये दोनों कोष्टक एक जैसे आने चाहिए, चिन्ह में और अंकों में भी। तो देखिए अब दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 5, और यहां से क्या बचेगा फिर 2x और यहां से माइनस 3 बराबर 0। अब वही स्थिति एक, परिस्थिति एक क्या बन रही है भाई कि यदि 2x प्लस 5 बराबर 0 है तब क्या होगा भाई, 2x बराबर क्या हो जाएगा -5, 5 को इधर भेजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा -5/2। और यही हमारा पहला मूल है। केस सेकंड क्या है भाई, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तब क्या आएगा भाई, 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। तो दोनों मूल कौन कौन से आए भाई, -5/2 और 3/2। इनको आंसर के रूप में अवश्य लिख के आना है। अतः मूल इस तरह से आप लिखेंगे, कौन कौन से हैं, पहले प्लस वाले को लिखने की परंपरा है तो 3/2 और फिर माइनस वाले को। ठीक है, तो 3/2 और -5/2 हमारा उत्तर हुआ। अब एक जो सवाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है और राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में भी आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या है, इस समीकरण के मुझे मूल ज्ञात करने हैं, और वो समीकरण क्या है 4/x माइनस 3 बराबर 5/2x प्लस 3। जहां एक शब्द और लिखा हुआ है जहां x नहीं होना चाहिए 0 के बराबर और -3/2 के। अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये लिखना आवश्यक है। अगर x का मान 0 होगा तो देखिए 4/x, इसका मतलब 4/0, ये तो अनडिटरमाइंड अर्थात अनिर्धारित हो जाता है। भाई इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसे मान ज्ञात नहीं कर सकते जहां हर के रूप में 0 हो। और इसी तरह अगर -3/2 रख दें तो यहां देखिए x की जगह, तो -3/2 रखने पर क्या होगा कि देखिए -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -3 + 3, तो ये भी 0 टर्म आ जाएगी और ये भी क्या हो जाएगा अनिर्धारित हो जाएगा। ठीक है,
अनंत के रूप में, तो ऐसे मानों को हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए x का मान क्या नहीं हो सकता है, 0 और -3/2 नहीं हो सकता। अब देखिए सरल करने के लिए मैंने जैसा पहले बताया है आपको कि आप LHS और RHS को सरल कर लीजिए और बाद में ऐसे प्रश्नों में वज्र गुणा कर देते हैं। तो देखिए मैं LHS को सरल करने का प्रयास करूं तो इसके लिए मुझे LCM x लेना पड़ेगा, तो 4 - 3x बराबर 5/2x + 3। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि हम गुणा कर लें भाई, ठीक है। तो गुणा करने के लिए देखिए जैसे 5 का गुणा तो x से होगा, तो 5x बराबर, और 4 - 3x का गुणा किससे होगा, 2x + 3। गुणा करने में गलती नहीं होनी चाहिए, तो 5x बराबर, अब देखिए पहले 4 का गुणा इन दोनों में कीजिए, फिर -3x का गुणा दोनों में कीजिए। तो देखो पहले 4 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करते हैं, तो 4 का गुणा 2x से 8x, ठीक है। अब 4 का गुणा 3 से कीजिए 12। अब -3x का गुणा दोनों संख्याओं से करेंगे, तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो -6x², फिर -9x। अब पक्षांतरण करके जैसे आपको पता है सभी संख्याओं को हमें बाईं तरफ लाना है और दाईं तरफ केवल 0 रखना है। तो देखिए पहले -6x² इधर आएंगे तो +6x², 5x इधर है ही। अब 8x को इधर लाइए -8x, 9x को इधर लेके आइए +9x, 12 को भी इधर लेके आएंगे तो -12 और बराबर 0, ठीक है भाई। तो 6x²। अब x वाली संख्या को देखिए 5 और 9 14, 14 से 8 घटेंगे तो 6x और -12 बराबर 0। अब देखिए आप चाहे तो 6 गुणा -12 कर सकते हैं, पर मैंने एक चीज आपको बता रखी है कि अगर बराबर 0 हो तो आप किसी भी अंक को कॉमन के रूप में निकाल सकते हैं, जो कॉमन निकल रहा हो। तो यहां जैसे 6 कॉमन है तो आप कॉमन निकाल दीजिए, आंसर तो वही आना है। तो 6 को कॉमन के रूप में निकाल दीजिए, तो यहां से क्या बचेगा, x² - x - 2 बराबर 0। अब देखिए पहले का गुणांक x² का गुणांक 1 और ये 2, तो -2 को ऐसे दो भागों में विभाजित करिए कि बीच का गुणांक -1 आ जाए, तो 2 एकन 2। ये तो बहुत सरल सा हो गया। तो x² माइनस के 2x रखने पड़ेंगे प्लस का x - 2 बराबर 0। अब 2 2 के जोड़ा और x मैंने कॉमन ले लिया, तो x - 2 यहाँ से +1 कॉमन आएगा, कोई भी कॉमन ना आए तो +1 कॉमन है, तो x - 2 बराबर 0। अब मेरे पास क्या आ गया भाई, x - 2 और इधर से बचेगा x + 1 बराबर 0। अब वही स्थिति आई केस फर्स्ट में कि यदि x - 2 = 0 है तब इस समीकरण का पहला मूल क्या आ जाएगा, +2। -2 उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। केस सेकंड से दूसरा मूल ज्ञात कैसे करें कि यदि दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर रख दीजिए, x + 1 बराबर 0 है तब x बराबर -1, तो मेरे पास ये दोनों मूल आ गए। अतः इस समीकरण के जो मूल हैं, रूट हैं, वो क्या है भाई, पहले प्लस वाले की लिखने की परंपरा है, उसके बाद -1। तो देखिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कि 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x। यहां a + b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी इन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, पर ये कभी कभी ध्यान ना देने वाली चीज जो हमें लगती है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे, अभी इस प्रश्न में आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको सरल कर लीजिए भाई। सरल कैसे कर लेते हैं कि देखिए 1/a + b + x, पक्षांतरण करके x वाली संख्या को इधर ले आइए भाई, बराबर इधर को क्या रह जाएगा, 1/a + 1/b। अब लघुत्तम लेके दोनों साइड को सरल कीजिए, तो देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x × a + b + x। तो देखिए
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस, ठीक है, यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स बराबर, यहां एलसीएम के रूप में a भी आएगा भाई, तो ये a प्लस बी आ जाएगा, मैं ये b प्लस ए आएगा तो मैंने a प्लस बी इसको लिख दिया है, वो तो बात एक ही है। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो आप देखें x से x कट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ माइनस a प्लस बी बटे x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर a प्लस बी और ए बी। अब हमें बजगुणा करना ही पड़ेगा और कोई चारा हमारे पास है नहीं, तो देखो बजगुणा हम करें तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी ए बी बराबर ए प्लस बी का गुणा करना पड़ेगा x इंटू, अब देखिए बड़ा कोष्टक लगा देता हूं मैं, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। ध्यान से देख लीजिए, a प्लस बी का गुणा इनसे करना पड़ेगा तो a प्लस बी बाहर है, x इंटू, अब देखिए यहां अब यहां आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां है, ठीक है, तो मैं इस पूरी संख्या को उधर ले जाता हूं और इधर को बराबर 0, ठीक है, रख दूंगा तो बराबर 0 में रह जाएगी, तो यहां अब मैं a प्लस बी कॉमन निकालता हूं, ध्यान देना भाई, a प्लस बी कॉमन, तो ये पूरी संख्या तो है ही a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इधर से ये संख्या और आ रही है, चूंकि इधर को ये माइनस की है तो इधर को आके नहीं किसकी हो जाएगी, प्लस की, और मैंने a प्लस बी कॉमन के रूप में लिख ही लिया है, तो क्या रह जाएगी, प्लस ए बी। बात आई ना समझ में। अब देखिए ये बराबर 0 ही, प्रश्न में दिया गया है पहले ही कि a प्लस बी का मान 0 नहीं हो सकता, इन सब का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब आइदर ये संख्या 0 के बराबर या पूरा ये कोष्टक 0 के बराबर। अब ये तो 0 के बराबर है नहीं, इसका मतलब ये 0 के बराबर है, तो सीधी सी बात क्या हुई, चूंकि a प्लस बी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है भाई, नहीं ये x नहीं, ये ए बी अलग है भाई, ये कोष्टक यहां लिखेगा, हाँ ये अलग है, ठीक है, ये ए बी अलग है, इस तरह से भाई। अब देखिए आप गुणा कीजिए, अब ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख देता हूं, ठीक है भाई, और इसके साथ ए एक्स लिख देता हूं, फिर बी एक्स और फिर ए बी बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बनाकर यहां से कॉमन x आ जाएगा, तो x प्लस ए, यहां इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस b, तो x प्लस ए बराबर 0। इनको रीअरेंज कैसे करते हैं, आप प्रयास करें कि दोनों कोष्टकों में समान संख्या आ जाए, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ता है भाई। तो देखिए अब दोनों कोष्टक समान आ गए, तो x प्लस ए और यहां से x प्लस बी इक्वल टू 0। अब केस फर्स्ट उसी तरह कि यदि x प्लस ए इक्वल टू 0 है तब x बराबर माइनस ए, तो इस समीकरण का पहला मूल माइनस ए। के सेकंड, यदि x प्लस बी बराबर 0 है तब x बराबर माइनस बी, ठीक है। अतः इस समीकरण के जो रूट आए हैं, मूल आए हैं, वो क्या है, x क्या है भाई, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस ए और माइनस बी, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसमें आप थोड़ी सी चालाकी और कर सकते थे, क्या
कि जैसे ये समीकरण यहाँ आया था बन के नहीं, तो हम a प्लस बी से a प्लस बी को कैंसिल आउट यही कर सकते थे, पर इस शर्त को दिखाने के लिए कि a प्लस बी का मान 0 नहीं है, इस आधार पे हम इस समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, यही कारण था। अन्यथा आप यहाँ a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट मान लेते तो सीधे सीधे क्या आ जाता भाई कि x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर माइनस ए बी को पक्षांतर करके ले आते तो यही पूरा समीकरण बन जाता। तो ये जो पूरा स्टेप है यहां से लेके ये दो स्टेप, 1 और 2, ठीक है, ये 2 स्टेप की बचत आप कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की दूसरी विधि पर आते हैं और वो है पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर। अब आप देखिए, पूर्ण वर्ग जब हम बनाते हैं या किसी दो संख्याओं का जब होल स्क्वायर खोलते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या खोलते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब बीच में क्या आता है, प्लस 2ab, अर्थात दोनों संख्याओं के गुणा का दुगना आता है बीच में, ठीक है। तो वही मेथड यहां उपयोग में लाया जाता है कि जैसे ये संख्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि केवल x वाली संख्याओं को इधर रखिए और जो अचर पद है उसको बराबर के उधर की साइड भेज दीजिए। तो पहला स्टेप यह होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर माइनस 3, तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया। आई ना बात समझ में। पहला स्टेप क्या होता है, जो अचर पद होता है उसको पक्षांतरित करके दाईं ओर ले आइए। अब अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक हो तो उसका भाग दे दीजिए प्रत्येक पद में और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना लीजिए। मैंने क्या कहा कि अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मैं 1 बनाना चाहूं तो प्रत्येक पद में मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स बराबर माइनस 3/2, ठीक है भाई। अब अगला स्टेप देखिए, अब मुझे क्या करना है, x के गुणांक का आधा करना है। तो x के गुणांक -5/2, x का गुणांक क्या है -5/2 के आधे, हाफ करना है इसका, क्योंकि बीच में 2a भी आता है, ठीक है। तो आधे, इसका आधा क्या होगा -5/4, इसमें आधा और करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। तो अब -5/4 का वर्ग दोनों तरफ आप जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस, ठीक है भाई, और 25/16, इसका जो वर्ग है, क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस, ठीक है, तो 25/16 बराबर -3/2 प्लस 25/16। देखिए अब इस संख्या, ये तो आपको दिख ही रहा है ना कि ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 5/4 का। मैं आपको एक बार और रिपीट करा दूं कि होल स्क्वायर देखते कैसे हैं। जैसे ये संख्या होती एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, तो कैसे देखते थे हम भाई, ये किसका वर्ग है, x का, ये किसका वर्ग है 9 का, बीच की संख्या क्या होनी चाहिए, इन दोनों संख्याओं के गुणा की दुगनी, अर्थात 2 इंटू पहली फिर ये दूसरी सॉरी। तो देखिए 9 दूनी 18x आ गए। जब तक ये बीच की संख्या गुणा करने पर नहीं आए तब तक होल स्क्वायर नहीं माना जाता है, इसलिए ये किसका होल स्क्वायर हो गया भाई, पहली संख्या को एज इट इज लिखिए, दूसरे से चिन्ह, फिर लास्ट की संख्या को लिख के और होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। एक बात और, जैसे अगर ये ऐसे होती एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25, अब देखिए क्या ये होल स्क्वायर है, तो देखिए ये x का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है,
बीच की संख्या क्या होनी चाहिए, इनके गुणांक की दुगनी, तो 2x इंटू 5। अब देखिए 5 दूनी 10x होने चाहिए थे बीच की संख्या, ठीक है, लेकिन यहां क्या है 8x है, तो ये होल स्क्वायर नहीं है। अगर ये 10x होता तो अब देखिए 5 दूनी 10x है, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाता है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो वही कंडीशन यहां है, आप देखिए ये x का वर्ग है भाई, ये x का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 5/4 का वर्ग है, माइनस 5/4 या 5/4 एक ही बात है। अब x गुणा 5/4, ठीक है, और उसका दुगना कीजिए, तो देखिए 2 दूनी 4, 5 दून ना 5/2 x आ गया ना, तो ये किसका वर्ग है भाई, सीधे सीधे पता लग जाता है, क्योंकि जब वर्ग हम जोड़ रहे हैं तो वो होल स्क्वायर बनाने के लिए तो जोड़ रहे हैं, तो उसको कैसे लिख देते हैं कि x को एज इट इज लिखिए, फिर दूसरे से चिन्ह, फिर लास्ट वाली संख्या को लिख दीजिए, तो x माइनस 5/4 का ये होल स्क्वायर है बराबर, इसको सरल कर दीजिए एलसीएम 16 लेकर, तो देखिए माइनस 24 आएंगे, क्योंकि 2 का भाग देंगे 16 में, 8 8 या 24 प्लस 25, 25 से 24 घटाएंगे तो 1/16। अब मैं क्या करूं, दोनों साइड का वर्गमूल ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 बराबर 1/16 का वर्गमूल, और हम जानते हैं वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी कि एक बार तो x माइनस 5/4 का मान प्लस का 1/4 लेना पड़ेगा, और दूसरी परिस्थिति में x माइनस 5/4 का मान माइनस 1/4 लेना पड़ेगा। तो अब मैं दोनों को लेकर और इसके मूल निकाल के बताता हूं। तो देखिए यदि x माइनस 5/4 बराबर प्लस 1/4 है, तब x बराबर क्या होगा भाई, 1/4 है ही, और ये 5/4 इधर आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 6/4, इसका मतलब 3/2। तो ये समीकरण का पहला मूल आ गया। अब केस सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है भाई, कि यदि x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4 है, तब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 है ही, 5/4 इधर आ रहे हैं तो प्लस के, तो इस बार 5 से 1 जाएगा तो 4/4 अर्थात 1। तो समीकरण के दो मूल आ गए मेरे पास, 1 और 3/2, और यही हमारा उत्तर है। तो देखिए फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 4bx माइनस कोष्टक में है a² माइनस b² बराबर 0, और इस समीकरण के मुझे मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। इसको मुझे पूर्ण वर्ग बनाकर और फिर इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको अभी मैंने बताया था, कितने स्टेप में पूरा किया जाता है, पहला स्टेप क्या होता है उसमें, पहला स्टेप ये होता है कि जो x के गुणांक हैं, x² और x के गुणांक वाली संख्याएं बाईं तरफ होनी चाहिए, और शेष संख्याओं को दाईं तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि 4x² और 4bx को हम अपनी बाईं तरफ रखेंगे, और इस पूरी संख्या को हम दाईं तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रहा हूं मैं कि 4x² प्लस 4bx इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है भाई। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है भाई, कि मुझे x² का गुणांक 1 बनाना होगा। मैंने पहले वाले प्रश्न में भी बताया था, पहला स्टेप क्या होता है कि x और x² वाली संख्याएं हमें बाईं तरफ रखनी है, शेष अचर संख्याओं को दाईं तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। सेकंड स्टेप क्या होता है, x² का गुणांक 1 बनाया जाता है, और उसके लिए x² का जो भी गुणांक हो उसका प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं। तो अब प्रत्येक पद में 4 का भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें 4 का भाग देंगे x², इसमें 4 का भाग देंगे bx, ठीक है,
बराबर इसमें 4 का भाग देंगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं a² / 4 माइनस b² / 4। ठीक है, सब में 4 4 का भाग दे दिया। अब फिर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या होता है कि x के गुणांक का आधा करते हैं हम। तो x के गुणांक और x का गुणांक क्या है b के आधे। b का आधा क्या होगा भाई, b/2 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ दीजिए भाई, x² प्लस bx प्लस b/2 का स्क्वायर बराबर a²/4 माइनस b²/4 प्लस b/2 का स्क्वायर। ठीक है, b/2 का स्क्वायर मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। अब ये ऑटोमेटिक वर्ग दिख रहा है, देखिए बीच में गुणा की दुगनी होनी चाहिए ना शर्त पूरा करने के लिए। तो देखिए लिख के देख लीजिए, 2 इंटू पहला x का वर्ग है ये, इंटू ये थर्ड b/2, तो 2 से 2 कट गया, bx ही रह गया ना। तो सीधी सी बात है ये किसका होल स्क्वायर है, x, बीच की संख्या से प्लस का निशान लगाया। ध्यान रखना अगर ये माइनस होता तो यहां माइनस लिखना पड़ता, b/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां देखिए क्या है a²/4 माइनस b²/4 और इसका भी वर्ग करेंगे तो b²/4। तो ये दोनों संख्याएं कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या बचा भाई, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a²/4। अब मैं दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेता हूं, तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, x प्लस b/2 बराबर √a²/4 और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस a/2। ठीक है, इसका मतलब अब दो कंडीशन मेरे पास आ गई। क्या कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि यदि x प्लस b/2 बराबर क्या हो, प्लस a/2 हो, तब क्या होगा भाई, x बराबर क्या हो जाएगा a/2 और b/2 को इधर ले जाइए। ठीक है, इसका मतलब a माइनस b/2। तो पहला रूट ये आ गया हमारा। कंडीशन सेकंड क्या होगी कि यदि x प्लस b/2 बराबर क्या हो, अब की बार माइनस a/2 है, तब क्या होगा भाई, x बराबर माइनस a/2 और ये b/2 भी इधर आ रही है तो माइनस के b/2, मैं माइनस कॉमन ले देता हूं तो क्या आ जाएगा a प्लस b/2। तो मेरे पास इस समीकरण को हल करने के पश्चात दो रूट प्राप्त हुए, दो मूल प्राप्त हुए। वो क्या है, a माइनस b/2 और दूसरा क्या है माइनस a प्लस b/2। और यही हमारा क्या है, उत्तर है। हाँ, एक चीज और बताता चलूं मैं, इसको आप सीधे भी सरल कर सकते थे। कैसे सरल कर सकते थे सीधे, देखिए मैं इसी को दूसरे रूप में भी आपको बता सकता हूं कि इसी प्रश्न को यहां कैसे सरल कर सकते थे। देखिए यहां बिल्कुल आसानी से वही परिस्थिति आ जाती, अगर इसमें ये शर्त नहीं होती पूर्ण वर्ग बनाकर ना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली शर्त नहीं होती, तो हम कैसे कर देते इसको सीधे सीधे कि देखिए लिखते इसको 4x² प्लस 4bx माइनस a² और माइनस माइनस प्लस b² बराबर 0। तो देखिए b² को इसके साथ ले आइए, क्यों ले आइए अभी पता लग जाएगा, 4x² प्लस 4bx प्लस b² है ना, और बराबर क्या लिख देता हूं a² को इधर लिख दीजिए। तो देखिए ये होल स्क्वायर किसका है, अपने आप देख लीजिए, ये तो 2x का वर्ग है और ये किसका है प्लस b का वर्ग है। बीच की संख्या गुणा की दुगनी होनी चाहिए, तो 2 इंटू 2x इंटू b। अब इनका गुणा अगर बीच की संख्या आ जाए तो ये होल स्क्वायर होगी। तो देखिए 2 दूनी 4 bx आ गया। तो ये किसका होल स्क्वायर है, कैसे देखते हैं होल स्क्वायर, पहली संख्या एज इट इज लिखिए 2x
पहले कोष्टक के अंदर की संख्या को एज इट इज लिखा जाता है, दूसरी संख्या से चिन्ह, अब जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर लास्ट वाला जो कोष्टक है या तीसरी संख्या है उसको एज इट इज लिखिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये किसका वर्ग है, 2x प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर क्या लिख देता मैं, 2x प्लस बी बराबर प्लस माइनस ए। तो फर्स्ट स्थिति में क्या आ जाता है कि यदि 2x प्लस बी बराबर प्लस ए है, प्लस का ए मानते, तब 2x बराबर क्या आ जाता है, a माइनस बी, तो x बराबर a माइनस बी बाई 2, वही आ गया ना, देख लीजिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में क्या लिखता है कि यदि 2x प्लस बी बराबर, अब की बार माइनस ए लिखते, तो 2x बराबर क्या आ जाता है, माइनस ए माइनस बी, तो x बराबर माइनस ए माइनस बी बाई 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे a प्लस बी बाई 2। एक उदाहरण और लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले मैं इसे पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करूंगा और उसके पश्चात हम एक और नई विधि की बात करेंगे जिसे श्रीधर आचार्य विधि कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसे पूर्ण वर्ग विधि से बताता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप क्या होता है कि x स्क्वायर और x वाली संख्याएं बाईं तरफ रखनी है और जो अंक वाली संख्या है अर्थात जो अचर संख्या है उसको दाईं तरफ पक्षांतरित हमें करना है। तो पहला स्टेप, तो पहले स्टेप में 5x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 2, ये 2 मैंने पक्षांतरित इधर कर दिया। उसके पश्चात जैसा मैंने बताया था, दूसरा स्टेप क्या होता है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाया जाता है। अब x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 5 है। 1 बनाने के लिए मुझे प्रत्येक पद में 5 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2, प्रत्येक पद में 5 का भाग देने पर ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 6/5x और ये 2/5। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप में जैसा आपको बताया था, आपको याद होगा कि x के गुणांक का आधा किया जाता है। तो देखिए x के गुणांक 6/5 माइनस 6/5, ठीक है, के आधे। अब माइनस 6/5 का आधा क्या होगा, माइनस 6/5 इंटू 2, तो 2 से ये कट जाएगा, माइनस 3/5 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है ये कि x का गुणांक का आधा किया जाए और उसको दोनों तरफ जोड़ा जाए। तो x स्क्वायर माइनस 6/5x और माइनस 3/5 का जो वर्ग होगा प्लस 9/25 होगा बराबर 2/5 और यहाँ भी 9/25। ठीक है भाई, अब आपको ये पता ही है कि ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कैसे, आप लिखकर देख लिया करो। ये x का वर्ग है भाई, ये 3/5 का वर्ग है और बीच की संख्या इन दोनों के गुणा की दुगनी होनी चाहिए। तो 2 इंटू एक्स इंटू 3/5। अब देख लीजिए 2 3 6/5 x आ गया। इसका मतलब ये होल वर्ग है। तो ये किसका होल वर्ग है, कैसे देखते हैं होल वर्ग, पहली संख्या को एज इट इज लिखते हैं, दूसरी से केवल चिन्ह लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस लगाते, फिर लास्ट की संख्या को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो गया बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस स्टेप में ही सॉल्व कर लेते तो 25 लघुत्तम आ जाता, 5 का भाग तो ये 10 और ये 9। ठीक है, तो ये आ जाता 19/25। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो अब मैं दोनों साइड का वर्गमूल लूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 19/25। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3/5 बराबर 19 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अंडर रूट 19 ही लिखेंगे। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। अब दो स्थितियां बनी,
पहली स्थिति में यदि x माइनस 3/5 बराबर प्लस के 19/5 हो, तब उस स्थिति में क्या होगा भाई, x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 19 है भाई, तो अंडर रूट 19/5 और ये इधर जाएगा तो प्लस के 3/5, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 19। पहले अंडर रूट की संख्या नहीं लिखते हैं, ये हमारी एक थोड़ी सी धारणा बना रखी है हमने, तो 3 प्लस अंडर रूट 19/5, ये पहला आंसर हुआ। आंसर का मतलब इस समीकरण का पहला मूल। अब दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि x माइनस 3/5 का मान माइनस अंडर रूट 19/5 के बराबर लेंगे, तब इससे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस अंडर रूट 19/5 प्लस 3/5। इसको कैसे लिखेंगे भाई, 3 माइनस अंडर रूट 19/5। तो दोनों मूल हमारे कौन कौन से हुए भाई, 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और 3 माइनस अंडर रूट 19/5, ये दोनों मूल हैं। ठीक है भाई। अब इस तरह से देखिए, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना है, तो तब तो इस पूर्ण विधि के हिसाब से इसी से हमें करना है। लेकिन अगर केवल ये समीकरण आ जाए कि भाई इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तब आपको छूट रहेगी कि आप किसी भी विधि का प्रयोग करके और इसके मूल निकाल लें, तब सबसे सुविधाजनक रहती है श्रीधर आचार्य विधि। तो अब हम श्रीधर आचार्य की विधि से इस समीकरण के मूल हम आपको ज्ञात करके बताएंगे, और देखना क्या यही आते हैं दोनों मूल। तो देखिए, श्रीधर आचार्य विधि में जो x का मान निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। देखिए, एक्चुअल में क्या है, इस समीकरण को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये जो सूत्र दिया गया है समीकरण का एक मानक रूप मान के नहीं, जैसे समीकरण का जो मानक रूप है द्विघात समीकरण का, वो माना गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सीधी सी बात है, इस सूत्र में जो ये b है, b क्या है, x का गुणांक है, a के रूप में क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, और c यहाँ अचर पद है। तो इस सवाल में इस समीकरण से अगर हम तुलना करें तो a का मान क्या है, 5, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 5 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है, तो a बराबर क्या लिख देंगे हम, 5। और देखिए b क्या है, x का गुणांक, और यहाँ x का गुणांक क्या है, माइनस है, तो b की वैल्यू मैं -6 लिख सकता हूँ। यहाँ अचर पद के रूप में -2 है, यहाँ अचर पद के रूप में c है, इसका मतलब c बराबर क्या है, -2। तो सीधे सूत्र में आप रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा, तो x बराबर -b। तो देखिए -b और -6 यहाँ पहले से ही है, तो प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब -6 का वर्ग -4, a का मान 5 और c का मान -2 अपॉन 2a, a का मान कितना है, 5। ठीक है भाई। तो x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का वर्ग 36। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी गलती ना करें कि -6 का वर्ग कहीं -36 लिख जाए, वर्ग हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है, क्योंकि -6 गुणा -6 करेंगे +36 ही आएगा। अब यहाँ देखिए, ये माइनस का चिन्ह और ये भी माइनस का चिन्ह है, तो प्लस का हो जाएगा, 4 पंजे 20 दूनी 80। ठीक है भाई, सॉरी 4 पंजे 20 दूनी 40 होता है और बटे 10। अब देखिए भाई, x बराबर 6 प्लस माइनस ये 76 हो गए अंडर रूट 76 और ये बटे 10। अब देखिए 76 को ऐसे दो भागों में तोड़िए,
या तो दो विधि हैं अंडर रूट निकालने के भाई कि इसके गुणनखंड कर लीजिए। अब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 19 होंगे इसके क्षेत्र के, क्यों 19 चौका क्षेत्र होते हैं ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 19, तो 2 एक जोड़ा तो बन गया लेकिन 19 का जोड़ा नहीं है, इसलिए इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 19 बटे 10। अब देखिए 2 ऊपर से कॉमन निकाल दीजिए आप, तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटे 10, और 10 इस 2 से कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटे 5। इसका मतलब 2 मूल आएंगे। पहला मूल क्या आएगा भाई, इस चिन्ह को पहले प्लस लेना है तो 3 प्लस अंडर रूट 19 बटे 5, और दूसरा मूल यही आ जाएगा कि अब की बार प्लस की बजाय माइनस का चिन्ह लेना है अंडर रूट 19 का। तो ये 2 मूल निकल के आए भाई, और यही 2 मूल जब हमने इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से किया था तब भी यही मूल आए थे। तो सबसे सरल विधि है, शॉर्ट पड़ता है। अगर आपके प्रश्न में ये नहीं दिया गया है कि किस विधि से करना है तो आप श्रीधर आचार्य विधि का प्रयोग कर लीजिए। कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, ना किसी संख्या के या जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके गुणनखंड भी नहीं होते हैं, तब इस स्थिति में हमें श्रीधर आचार्य की विधि का ही प्रयोग करना पड़ता है। मैं एक उदाहरण और लूंगा, उसके पश्चात अलग तरीके के जो प्रश्न कंपटीशन में आते हैं और आपके ए सेक्शन में आते हैं उनको लूंगा। ये जो 2 मूल थे इसमें हाँ ये गलती हो गई थी, क्योंकि ये 5 ही रहेगा नीचे, ये 2 मैं 5 बोल रहा था पर लिखने में ये 2 लिख गया था। ठीक है, तो अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कोष्टक में है इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो अब इसको श्रीधर आचार्य विधि से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस समीकरण की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करें। तुलना करने पर हम देखेंगे कि ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो इसमें क्या है भाई, तो ए बराबर क्या है पी स्क्वायर। इसी तरह x का गुणांक अर्थात b का मान क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और c जो अचर पद है वो क्या है माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य विधि में x का मान अर्थात जो 2 रूट निकलते हैं, मूल जो निकलते हैं उनका मान क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें मान रख दीजिए तो x बराबर माइनस बी के रूप में, देखिए माइनस बी के रूप में क्या रखेंगे हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वर्ग। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा इसमें। तो -4 अब a के रूप में क्या है पी स्क्वायर और c के रूप में माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसका मतलब 2a का मतलब 2p स्क्वायर। अब देखिए x बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस मैंने हटा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो p4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस q4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब x बराबर तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, अब देखिए यहां देखिए ये माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और ये प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो प्लस के 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेंगे बीच में, और ये p4 है ये q4 है। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा भाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई ना।
4 से -2 को घटाएंगे तो प्लस के 2p² q² बचेंगे बीच में, ठीक है। और ये p4 है, ये q4 है, ये p² का वर्ग है, ये q² का वर्ग है, बीच में गुणा का दोगुना p² q² आ गया, तो किसका वर्ग आ जाएगा, ये p² प्लस q² का होल स्क्वायर अपॉन 2p²। अब देखिए इसका वर्ग हटाएंगे तो आप जानते ही हैं अंडर रूट और वर्ग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो अंडर रूट और वर्ग कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल बच जाएगा p² प्लस q²। तो x की जो वैल्यू आएगी, x बराबर क्या आएगा, -p² प्लस q², यहां से आया, फिर प्लस माइनस और क्या बचेगा, p² प्लस q² अपॉन 2p²। तो केस फर्स्ट स्थिति एक क्या बनेगी, पहली बार इसको प्लस में लेना है, दूसरी बार ये माइनस वाला चिन्ह लेना है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा कि यदि x बराबर -p² प्लस q² और प्लस का लेंगे तो ये पूरा प्लस का ही रहेगा अपॉन 2p² हो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, p² से p² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q² अपॉन 2p², 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहला मूल आ जाएगा q² अपॉन p², ठीक है। इस समीकरण का पहला मूल आया ये। केस सेकंड से हम दूसरा मूल भी निकालेंगे कि यदि x की जो वैल्यू क्या हो, -p² प्लस q² और अब की बार माइनस चिन्ह लेना है, तो p² प्लस q², क्योंकि पहले प्लस लिया फिर माइनस का चिन्ह लेंगे, अपॉन 2p²। तो देखिए x बराबर -p² प्लस q² माइनस q² अपॉन 2p²। तो देखिए q² से q² कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचेगा, -2p² और नीचे 2p², तो क्या बच जाएगा, -1, क्योंकि 2p² इज कैंसिल विद 2p², बचेगा -1। तो इस समीकरण के दो मूल क्या है भाई, q² अपॉन p² और -1। इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, चलो मैं उसको भी बता देता हूं आपके लिए, और फिर आप देखना, याद रखना, क्या गुणनखंड विधि से भी मूल q² अपॉन p² और -1 ही आते हैं। तो अब इसको गुणनखंड विधि से सरल करके देखते हैं, क्या मूल वही आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए p² x², x का गुणा कर दीजिए दोनों में, तो p² माइनस q² माइनस q² बराबर 0। अब दो दो के जोड़ा बना दीजिए और जो कॉमन आ सके उसको कॉमन के रूप में निकाल दीजिए। तो देखिए इसमें पहले में कॉमन आ गया p²x, यहाँ से x बच रहा है और यहाँ से 1, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, -q², तो x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों कोष्टकों में x + 1 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, p²x माइनस q² बराबर 0। अब दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब केस फर्स्ट में मैं क्या कह सकता हूं कि यदि x + 1 बराबर 0 है तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, अर्थात इस समीकरण का जो पहला मूल है वो -1 आएगा। केस सेकंड से आप दूसरा मूल निकालें, इसके लिए दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, इसका मतलब यदि p²x, ये x है भाई, माइनस q² बराबर 0 हो तब क्या होगा, p²x बराबर q² को इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, q² अपॉन p²। तो देखा आपने, चाहे आप गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कीजिए तब भी दोनों मूल -1 और q² अपॉन p² ही आएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, द्विघात समीकरण के मूल वही आते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जब तक प्रश्न में ना कहे किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं हेडिंग डाल देता हूं, मूलों की प्रकृति।
हैं? तो मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए, अभी जो मैं आपके लिए श्रीधर आचार्य का सूत्र बता रहा था कि इसके द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें जो सूत्र दिया जाता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के द्वारा। तो इसमें जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, या कहूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में इसके दो नाम दिए गए, किसी जो कहीं कहीं इसमें लिखा हुआ है इसकी हिंदी विवेचक और कहीं कहीं विविक्तिकर। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार विवेचक या विविक्तिकर इसको बोल सकते हैं, पर है ये बहुत काम की चीज। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं यहां अपनी सुविधा के लिए डी से व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी क्या होता है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करके हम बता सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। मूल वास्तविक होंगे, मूल बराबर होंगे, या मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। और जब वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे? कि आपने किसी समीकरण को देखा, ABC के मान लिखे, और कहीं अगर ये आ जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आ जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न, अर्थात अलग अलग। इसका मतलब क्या है कि ऐसे द्विघात समीकरण को आप आसानी से हल कर पाएंगे और x के दोनों मान आप निकाल पाएंगे। x के दोनों मान का मतलब आप समझ रहे हैं? उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो किसी भी समीकरण के लिए जिसको हम हल कर रहे हैं, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, विवेचक है या विविक्तकर है, उसका जो मान है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 से अधिक होना चाहिए। अगर स्थिति ऐसी बनती है क्या कि d इज इक्वल टू 0, d का मतलब समझ रहे हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एग्जैक्ट 0 के बराबर आ जाए, तब क्या होगा? तब एक बात रहेगी कि दोनों मूल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल बराबर भी होंगे, अर्थात दोनों मूल समान रहेंगे। एक मूल जैसा है वैसा ही, जैसे एक मूल अगर 2 आ गया तो दूसरा मूल भी 2 ही होगा। ठीक है, अर्थात दोनों मूल समान रहेंगे, एक ही मान होगा दोनों मूलों का। तब दोनों मूल वास्तविक होंगे, वह समान होंगे। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान हम ज्ञात कर रहे हैं वो लेस देन 0 आ जाए, तो ऐसे समीकरण को आप हल नहीं कर पाएंगे। यहां कंडीशन में, हाँ, कक्षा 11 और 12वीं में आपको सिखाया जाएगा कि काल्पनिक संख्याओं को हम कैसे मानते, इमेजिनरी जो डिजिट्स होती हैं उसको कैसे मानते हैं, वहाँ आयोटा और इनका प्रयोग करके। क्योंकि आपके कोर्स में वो नहीं है, इसलिए इस स्थिति में आप ऐसे समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी द्विघात समीकरण को देखकर और उसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करके, विवेचक ज्ञात करके हम पता लगा सकते हैं कि उसके मूल कैसे होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी। और ऐसे जो ये तीनों मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं, इन तीनों कंडीशनों के आधार पर आपको प्रश्न भी एक ए सेक्शन में अवश्य आएगा। अब मैं उदाहरण लेकर आपको समझाता हूं।
तो देखिए एक द्विघात समीकरण है k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं और इस कंडीशन का फायदा उठा के हमें k का मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जो विवेचक होता है, विवेचक का मतलब अभी हमारे जो भाई हैं रूप सिंह जी व्याख्याता है हमें हमारे यहाँ हिंदी के, उन्होंने बताया था कि विवेचक का मतलब ही विवेचना करने वाला, व्याख्या करने वाला, बताने वाला, अर्थात जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम दिया था ना डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, अर्थात ये व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? मूलों की प्रकृति। और अब यहाँ मूल की प्रकृति क्या है कि दोनों मूल बराबर हैं। इसका मतलब कंडीशन हमने देखी थी सेकंड नंबर कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल बराबर होते हैं। तो इसी बात का फायदा उठा के हम बी स्क्वायर का मान रखेंगे, 4ac का मान रखेंगे और बराबर 0 करेंगे। तो अब देखिए इस समीकरण में a क्या है? a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ? k माइनस 12, ठीक है। और b का मतलब होता है x का गुणांक और x का गुणांक क्या है? ट्वाइस ऑफ k माइनस 12, ठीक है। और c होता है अचर पद और c के रूप में यहाँ है 2। तो मेरे पास a b और c के मान हैं। अब इसमें मान रख दीजिए, क्योंकि ये शर्त मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि प्रश्नानुसार दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर क्या होगा? 0। d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तब मान रखिए भाई b, इसका मतलब 2k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये सूत्र का 4 है। a का मान रख देंगे k माइनस 12, ठीक है। और c 4ac है, ca का मान क्या है? 2 और बराबर 0। अब देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 का वर्ग 4, k माइनस 12 का वर्ग माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 k माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए इसको सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 4 और k माइनस 12 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 4 और k माइनस 12 मैंने कॉमन ले दिया। तो देखिए यहाँ 4 तो कॉमन आ गया, ये k माइनस 12 का होल स्क्वायर है और मैंने केवल एक k माइनस 12 को कॉमन लिया है। तो यहाँ से क्या बचेगा भाई? k माइनस 12 बचा, 4 कॉमन गया, k माइनस 12 भी कॉमन गया, केवल यहाँ से क्या बचेगा? -2 और बराबर 0। तो अब इसको सरल कीजिए भाई, 4 इंटू k माइनस 12 और इधर बचेगा k माइनस 12 माइनस k और माइनस के 2, तो k माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए ये 3 कोष्टक हैं, आप इसको भी कोष्टक के रूप में मान सकते हैं। 3 संख्याओं का गुणनफल, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। ये कब तक नहीं हो सकता? जब तक इनमें से कम एक संख्या 0 के बराबर नहीं होती। अब हम जानते हैं कि 4 तो 0 के बराबर होता ही नहीं है, तो ये कंडीशन तो यहीं फेल हो गई, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए यहां से पहला आंसर निकालिए कि फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि फर्स्ट कंडीशन यदि k माइनस 12 इक्वल टू 0 है, तब k का मान क्या आ गया भाई? 12 आ गया। k सेकंड से क्या देखते हैं हम? दूसरे कोष्टक को देखिए कि यदि k माइनस 14 बराबर 0 है, तब k का मान क्या आ जाएगा? 14, ठीक है। इसका मतलब इस प्रश्न को मैंने जब सॉल्व किया तो k की 2 वैल्यू आ सकती हैं। कौन कौन सी? k बराबर या तो k का मान 12 है या k का मान क्या है? 14 है। हाँ सर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल -4 है और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दोनों समीकरणों को हमें सरल करना पड़ेगा और दोनों की शर्तों को मानने के लिए हम बाध्य हैं। तो अब देखिए
पहली स्थिति क्या है, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल -4 है, और हम जानते हैं कि मूल हमेशा उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ए रूट ऑलवेज satisfies the equation, quadratic equation। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इस द्विघात समीकरण में x की जगह -4 रखूं तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए रखिए। तो x बराबर -4 आप इस समीकरण में रख दीजिए। तो देखिए -4 का वर्ग प्लस पी एक्स की जगह -4 इक्वल टू 0। अब देखिए -4 का वर्ग 16, वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। -4p -4 बराबर 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, -4p और ये 16 में से 4 गए तो 12, ये इधर को जाएंगे तो -, तो p का मान माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो p का मान क्या हो जाएगा 12/4 3। तो मैंने पहली शर्त से क्या निकाल लिया कि भाई p का मान 3 है। ठीक है, अब दूसरी शर्त पर आइए। दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि जो समीकरण है दूसरा द्विघात समीकरण, कौन सा भाई, समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। जब ये शर्त आ जाए कि दोनों मूल बराबर हैं, और जब दोनों मूल बराबर हैं तो सीधे सीधे आप लिख दीजिए, इसका मतलब इसका जो विभक्ति कर है b² - 4ac वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब हम जानते हैं इस समीकरण में a बराबर क्या है 1, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक अर्थात b क्या है p के बराबर है भाई, और अचर पद c क्या है k है। तो मान रख दीजिए b², इसका मतलब p² -4, a की जगह 1 है, c की जगह k है, बराबर 0। अब p की वैल्यू तो हम जान चुके हैं भाई, p की वैल्यू क्या है 3 है, परंतु p बराबर तो क्या है 3 है, इसलिए 3 का वर्ग -4 के बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 9 - 4 के बराबर 0, इसका मतलब -4 के बराबर -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर 9/4। इसका मतलब सरल करने के बाद k का मान क्या आ गया 9/4, और यही हमारा क्या था उत्तर। ठीक है भाई, तो दोनों शर्तों का उपयोग करके ये इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए एक द्विघात समीकरण है 9x² - 24x प्लस k बराबर 0, इसके दोनों मूल बराबर हैं। हमें इस शर्त का प्रयोग करते हुए k का मान ज्ञात करना है, और k का मान ज्ञात करने के उपरांत मुझे इसके दोनों मूल भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए भाई, चूंकि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, अतः जो विभक्त कर है या विवेचक है, डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, उसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब जो दिया गया समीकरण क्या है भाई, दिया गया समीकरण क्या है 9x² - 24x प्लस k बराबर 0। इसकी तुलना जो मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, ये क्या है भाई मानक समीकरण है, मानक द्विघात समीकरण। अब a का मान क्या आ गया इससे, a का मतलब होता है x² का गुणांक, तो यहाँ क्या है 9, और b x का गुणांक क्या है -24,
इसी तरह c जो अचर पद है वो क्या है k। अब मान रख दीजिए b² इसका मतलब -24 का वर्ग -4 a का मान क्या है 9 और c का मान क्या है k बराबर 0। अब हम जानते हैं 24 का वर्ग कितना होता है 576 माइनस 36 के बराबर 0। तो इस पक्षांतरण कर दीजिए 36 के बराबर 576 तो के बराबर ये माइनस का होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे 576/36। तो देखिए 36 एकन 36 तो बच जाएंगे 21 और 36 छिक्की 216। तो के का मान कितना आ गया इससे 16 आ गया भाई। अब देखिए के का मान जो 16 आया है उसको समीकरण में रखिए जो द्विघात समीकरण दिया गया है। तो समीकरण क्या बन जाएगा 9x² - 24x + 16 बराबर 0। अब देखिए पहली संख्या 9x² और तीसरी संख्या क्या है 16, ये दोनों ही वर्ग संख्या हैं तो कहीं होल स्क्वायर तो नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये किसका वर्ग है 3x का वर्ग है भाई, ये किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, ठीक है। और अगर ये बीच की संख्या इन दोनों संख्याओं के गुणा की दुगनी है तो ये पूर्ण वर्ग होगी। तो मैं रख के देख लेता हूं दुगनी पहले नंबर की संख्या और ये 4, ठीक है 4 × 12 दूनी 24x आ गया। इसका मतलब ये होल वर्ग है। और होल वर्ग कैसे देखते हैं भाई, पहली संख्या को एज इट इज लिखिए, दूसरी संख्या से केवल चिन्ह, ये कोई काम नहीं आती, केवल चिन्ह देखने के काम आती है। फिर लास्ट वाली संख्या को लिख दीजिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब 3x - 4 और 3x - 4 बराबर 0। आप कहेंगे डबल क्यों लिखा है सर, बराबर जब 0 तो एक भी लिख सकते थे। बिल्कुल सही है, एक बार ही लिख, क्योंकि भाई मूल 2 होंगे। क्यों, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के 2 मूल ज्ञात करने। अब दोनों मूल एक जैसे होंगे क्योंकि वो शर्त थी, ठीक है। तो इसको 2 बार लिख लिया है सुविधा के लिए। तो केस फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे होंगे। 3x - 4 बराबर 0 हो तब 3x बराबर क्या आ जाएगा 4, तो x बराबर 4/3 और दूसरा मूल भी यही आएगा। अतः दोनों मूल समान होंगे और दोनों मूल कितने के बराबर होंगे 4/3 के बराबर होंगे। धन्यवाद।